Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो मैं तो इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों का कैसा हाल है इस चैप्टर के बारे में, क्या फीलिंग्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है हर चीज़ का। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लाइफ से क्या समझते हो तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे लाइफ से हम समझते हैं जो हमारे साथ आसपास घूम रहे हो, जो सांस ले रहे हो, जो बोल रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, गा रहे हो, ये सारी चीज़ों को हम लाइफ से समझते हैं। तो मैं कहूँगी क्या बैक्टीरियाज लाइफ नहीं है, क्या फंगाई लाइफ नहीं है? बिकॉज वो भी आपके आसपास है लेकिन वो गा तो रहे नहीं है। बेसिकली व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से that something is having life. हम बहुत ही छोटी क्लासेस से एसएसटी में भी पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो हम लोगों का क्या होता है, हम पैदा होते हैं, कुछ दिनों बाद मर जाते हैं और इसी अर्थ का पार्ट बन जाते हैं। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। उनके अलग अलग टाइप के लाइफ प्रोसेसेस होती हैं कि कैसे वो जिंदा रह सकते हैं। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। इसके एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। इसको सिंपल सा याद करने का ट्रिक है मिसेस ग्रेन। क्या होता है ये मिसेस ग्रेन? अगर हम बताना चाहें कि ये इंसान जिंदा है तो हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। वो चल रहा होगा, वो बोल रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो गा रहा होगा, वो नाच रहा होगा एंड सो ऑन। मिसेस ग्रेन से हम इसी तरीके से क्लासीफाई करेंगे। M stands for movement, R stands for respiration, S stands for secretion, and then comes our Gren part, in which G stands for growth, R stands for reproduction, E stands for excretion, and N stands for nutrition, which is the most important in this. And in this chapter, we are going to learn about nutrition in human beings, amoeba, and paramecium also. Now let us start life processes. Maintenance of living organism is essential even if they are moving, resting or even sleeping. तो अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हमें उसका मेंटेनेंस रखना ज़रूरी होता है। आप जब कोई नई चीज़ लेते हो, कार लेते हो, लैपटॉप लेते हो, ये सब लेते हो, तो आप इनकी महीने में या फिर हफ्ते में एक बार तो सफाई करते ही होगे ना। क्यों करते हो? ताकि वो मेंटेन रहे। उसी तरीके से हमें लाइफ, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सारी चीज़ों को भी अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। जैसे उन्हें चलता फिरता रहना होगा रोज, ताकि वो चलना ना भूल जाए। आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस वगैरह होता है तो वो चल फिर नहीं पाते हैं। और हमें सोना भी पड़ता है, हमें इवन रेस्ट भी लेना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अभी तो। The processes which together perform the function of maintenance of life are called as life processes. अब जितने भी फंक्शंस है जो कि एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। और वो कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं हमने मिसेस ग्रेन के द्वारा समझा है। लेट्स रिकैप दैट. न्यूट्रिशन, respiration, circulation and excretion are examples of essential life processes. And this is the thing जो कि इस चैप्टर का मेन फोकस रहने वाला है। हम पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेशन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक ही सेल होती है। ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय दैट सिंगल सेल। तो अब आपने कहा मैम मान लो हमारे पास तो इतने सारे सेल्स हैं, इसीलिए हमारे पास इतने सारे सिस्टम्स हैं जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करते हैं। व्हाट अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? उनके पास तो एक ही सेल है, वो कैसे जिंदा रहते हैं? वो खाते पीते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, सर्कुलेशन कैसे करते हैं, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? तो वो सारी जो उनके लाइफ प्रोसेसेस है वो एक ही सेल जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वही करवाता है। और वो कैसे कराते हैं हम अमीबा में देखेंगे। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स well-developed systems are present to carry out the processes. We know that we are multicellular organisms and we have so many systems, organ systems to be specified. कौन कौन से organ systems हमारे अंदर होते हैं? पहला तो हमारे अंदर सर्कुलेशन सिस्टम होता है जो हम पढ़ चुके हैं।
हार्ट वगैरह के बारे में पढ़ के आए हो ना पिछले साल, न्यूट्रिशन वाला भी पढ़ा है आपने, एक्सक्रीशन भी पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ेंगे हम इस बार। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। सो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम ह्यूमन बींग्स जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप्ड होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से सिस्टम्स होते हैं तो एनसीईआरटी लेके बैठो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट एंड मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो हम इतनी देर से लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बकवास किए जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो मैम उनमें से किसी एक के बारे में तो बताना शुरू करो। तो लेके आ गई हूँ मैं आप सबके लिए न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। सो न्यूट्रिशन क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे द intake of food inside the body and then digesting it. This is what we know that it is called nutrition. So अब हमने छोटी क्लासेस में दो टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट आर दीज? सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स मेड। सो क्या होता है ऑटोट्रॉफिक का मतलब? सेल्फ मेड न्यूट्रिशन। सो हमने छोटी क्लासेस में इसके एग्जांपल्स देखे थे, लाइक प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस। सो is there any other examples of autotrophic nutrition, I mean? So there are also some bacteria who use chemicals to derive energy and are called chemoautotrophs. आपने कीमोथेरेपी के बारे में सुना होगा, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होता है, उसमें हम केमिकल्स डालते हैं ना। उसी तरीके से जब बैक्टीरिया केमिकल्स को यूज करके एनर्जी डराइव आउट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स। और जो लाइट को यूज करके करते हैं हम उसे कहते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स। और प्लांट्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को स्पेसिफाई कर देते हैं एंड हम उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया। मैम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अब जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स पे इंडिपेंडेंट होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं, या तो वो डायरेक्टली ले रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली उनकी हेल्प ले रहे हैं खाना पीना जुटाने के लिए, हम उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। सो फॉर एग्जांपल वी ह्यूमंस, हम तो ऐसा नहीं करते ना कि सूरज की किरणें आ रही है अंदर, हमारे अंदर खाना बन गया, वाह 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 खाना बन गया, हमारे अंदर तो क्लोरोफिल है नहीं, बेचारे प्लांट्स को ये मिला है। एनिमल्स करते हैं क्या? धूप में खड़े हो गए एंड उनके अंदर खाना बन गया, या फिर छोड़ो धूप भी छोड़ो, उन्हें केमिकल्स मिल गए एंड देन उस केमिकल का यूज करके उन्होंने खाना बना लिया अपने पेट में। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। सो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिसको हम अपने अंदर मुंह में डाल के खा सके, इंजेक्शन कर सके उसका, एंड देन उसके बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है इससे। सो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आपने जितने भी कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये इन सारे न्यूट्रिशन पे ही डिपेंडेंट होती है। एंड ओमनिवोरस भी होते हैं इसमें, ठीक है। सो अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ना हम इसमें 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये सारे टाइप्स है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे मैम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नहीं होता क्या कोई टाइप? तो देखो, अगर होता भी होगा तो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। सो जो है हम वो पढ़ने वाले हैं। और अगर आप में से किसी को पता है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की, तो हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहला एग्जांपल, जब भी हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ग्रीन प्लांट्स। तो अब हम देखेंगे कि वो कैसे अपना फूड बनाते हैं। सो वो कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिससे कि फूड जो है वो फॉर्म होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो सनलाइट जो उनको मिल रही होती है वो लेते हैं, नीचे उनके जो रूट्स है वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद जो उनके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल वगैरह, तो वो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके उनके लिए फूड बनाते हैं। तो जो भी क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट होता है ग्रीन पार्ट्स के अंदर, वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बाद इसी लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में
कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है वाटर मॉलिक्यूल में से, ठीक है। तो लेकिन अब जो हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि एक ग्लूकोज का टाइप है। और क्लोरोफिल क्या करता है, वो तो एसेंशियल है ही फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो स्टोमाटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैसियस एक्सचेंज है वो करता है, ठीक है। सो अब हमें इसे इक्वेशन वाइज समझना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं वो रूट्स में से वाटर ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिसमें से वो ऑक्सीजन बेचारे कितने अच्छे हमें दे देते हैं और हाइड्रोजन वो यूज़ करते हैं और जो ग्लूकोज है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो क्यों रिड्यूस करते हैं, केमिकल इक्वेशंस वाला चैप्टर याद करो। आपने रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए। और रिडक्शन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाए। तो ये होता है रिडक्शन रिएक्शन। सो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट में जब होता है तो ग्लूकोज को फॉर्म करता है एंड ऑक्सीजन गैस को। सब यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। एंड व्हेन हाइड्रोजन इज एडिंग है देन रिडक्शन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो समझ आया ना क्यों रिडक्शन कहा जा रहा है इसको। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है आप इसे ट्राई करोगे बैलेंस करने का, और बैलेंसिंग अगर आपको नहीं आती है तो डोंट वरी, मैं जल्दी इस चैप्टर पे भी वीडियो बनाऊंगी। सो देन वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस सब्सटेंसेस, रिएक्शंस एंड मोर। अभी हमने देखा कि हाँ स्टोमाटा बड़ी हेल्प करता है, वो सारे गैस एक्सचेंज करता है, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। सो स्टोमाटा के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं बिकॉज ये एग्जाम में भी आता है। स्टोमाटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कौन कौन से गैसेस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। अब उसे हम लीफ के अंडर साइड में क्यों पाते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। सो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली आपको पता है जब स्टोमेटल पोर्स जब ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है और लीव्स में पानी बचाने के लिए जो है वो नीचे की तरफ होता है ताकि ट्रांसपिरेशन थोड़ा कम हो। Each stomata is guarded by guard cells which control the opening and closing of the pore. अब जितने भी स्टोमाटा है वो गार्ड सेल्स से क्लोज्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं मान के चलो, जो कि हेल्प करते हैं इनको खुलने में और बंद होने में, ठीक है। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। अब जो वाटर उसके अंदर होता है ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब वो पूरा भर जाएगा उसके अंदर पानी तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, जैसे ही उसमें से ट्रांसपिरेशन हो जाएगा पानी निकल जाएगा तो देन वो खुल जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था होलोजोइक, पैरासाइटिक, देन सैप्रोफाइटिक, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे सैप्रोफाइटिक से, ठीक है। सो सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। या पढ़ चुके हो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनी छोटी क्लासेस में भी। रिकैप दे दी हूँ मैं आपको कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल आप ब्रेड मोल्ड देखते हो तो बहुत दिनों तक ऐसे पड़े रहने के बाद बाहर वो काला काला सी परत इस पे आ जाती है। सो दैट इज अ मोड ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दैट इज एन एग्जांपल। आई मीन फंगाई भी यही सेम एग्जांपल देता है हमें, यही सेम न्यूट्रिशन वो भी यूज करता है। सो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो फूड है ना वो बाहर पहले ही डाइजेस्ट हो जाता है एंड देन उसके बाद वो अपनी बॉडी में उसको अंदर लेते हैं। सो जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे जो भी फीड कर रहे होते हैं तो पहले ही उनका डाइजेशन बाहर हो जाता है, उनकी बॉडी से केमिकल्स निकलते हैं जो कि उसे बाहर के बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं एंड देन उसको अब्जॉर्ब कर देते हैं वो लोग। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स के बारे में सुनते ही आपको मच्छर याद आने लगते होंगे, तो इनका भी न्यूट्रिशन थोड़ा वैसा ही होता है। Some organisms feed on the expense of another organism and in turn causing it harm. This is called parasitic mode of nutrition. ज़्यादा harm भी नहीं पहुंचाते हैं, थोड़ा थोड़ा harm, थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
तो बिना हार्म पहुंचाए, या तो यही मान लो, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। अब आप जब छोटे होगे तो मोस्टली गर्ल्स के अंदर तो ये जरूर देखा गया, उनके बालों में जुए हो जाते हैं। झूठ तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं, अगर झूठ बोल रही हूँ तो बताओ कॉमेंट में, होते हैं ना जुए। तो वो क्या करते हैं, वो भी हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है सक कर लेते हैं हमारी ब्लड के अंदर का। तो वो किस टाइप का न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सो ठीक है, इसका एक मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। These organisms live on the body or in the body of the host organism and derive the nutrients directly from the body of the host. तो या तो ये बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। आप पहले सुनते होगे ना, पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, तो हमें हर महीने तो नहीं, हर 6-7 महीने पे स्कूल से दवाइयाँ दी जाती थी। बचपन में तो ये कंपलसरी होती थी, बड़ी मीठी मीठी सी होती थी। तो ये ऐसा क्यों देते थे, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर आ जाते हैं, मेनली बॉल ईटिंग या चॉक ईटिंग, इन सब की वजह से, जो कि हमारा न्यूट्रिशन खा रहे होते हैं। हम तो खा रहे हैं लेकिन हमें फिर भी भूख लग रही है, बिकॉज हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। सो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। लीच इज एन एक्टोपैरासाइट व्हाइल एस्करीज इज एन एंडोपैरासाइट। सो मैम ये एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट क्या होता है, देखो अभी ये एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये आपके लेवल से ऊपर है। और कस्कटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट। अब आपने अमर बेल के बारे में सुना होगा ना, ये वही है कस्कटा, ठीक है। इसको इंग्लिश में यहाँ पे अच्छे से बता दिया गया है। सो आप कभी उनकी पिक्चर्स देखना, अगर आपने उन्हें रियल लाइफ में नहीं देखा है तो आपको दिखेगा कैसे वो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, कैसे दूसरे प्लांट्स के ऊपर ऐसे गोल गोल से लिपट जाते हैं। अब आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डबल जेड आ गया एक मिनट। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? The mode of nutrition in which animals take their food as a whole is called as holozoic nutrition. मैम समझ तो आया नहीं, हमें पढ़ने नहीं पड़ा कि क्या होता है holozoic nutrition। तो आप अपने आप को देखते ना, आप कैसे खाना खाते हो। ऐसा तो नहीं है आप उन सैप्रोफाइट्स की तरह ऐसे बाहर से डाइजेस्ट करके खाना खा रहे हो। आपकी बॉडी से तो केमिकल्स नहीं निकलते ना, और ना ही आप दूसरों पे ऐसे चिपक के खाना खा रहे हो, उनका ब्लड सक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना। आप क्या करते हो, डायरेक्ट गरम गरम चाउमीन मोमोज ये सब तल के फ्राई करके अच्छे से टेस्टी सा मुंह में डायरेक्ट खा लेते हो भर भर के, ठीक है। तो इसी टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जब हम पूरा का पूरा फूड अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद अंदर डाइजेशन होता है। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन फूड पासेस थ्रू 5 स्टेप्स एज इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सो इन तरीके से हमारा जो फूड है वो पास होता है। सो आई गया आपका फेवरेट वो वाला पार्ट जो आपको जानना। सो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन में सबसे पहला होता है इंजेशन, द इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम अवर माउथ, और यू कैन से बकल कैविटी टू बी मोर स्पेसिफिक। डाइजेशन एंड देन अब आपने फूड ले लिया तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना होगा ना, ताकि आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर सके। एंड देन जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो अब जो एनर्जी उससे मिली है हमें उसको ऑब्जर्व भी तो करना पड़ेगा, इसलिए ऑब्जॉर्प्शन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, जो भी ऑब्जर्व फूड है ना वो अच्छे से पूरी बॉडी ने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, ईच एंड एवरी सेल, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड अब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने सारा फूड खाया सारा ही अच्छा था, कुछ तो वेस्ट मटेरियल होगा ना। सो उसी वेस्ट मटेरियल को जब हम एक्सक्रीट करते हैं तो हम उसे इजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई कॉमन, ये मतलब एक कॉमन ही बात है, सब जानते हो, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो नाउ हम अब पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो अब अमीबा में जो है ना वो इंसानों जैसा बिहेवियर करते हैं, क्योंकि वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। सो मीन्स वो पूरा का पूरा फूड अपने अंदर ले लेते हैं। आप इमेजेस से पहले समझो, ठीक है, इमेजेस से समझते हैं। यहाँ आपको फूड पार्टिकल दिख रहा है, ये वाली जो चीज़ है। तो अब यहाँ पे ये सिंगल सेल्ड होते हैं, हम सभी को पता है। तो क्या हो रहा है, अमीबा जो है वो फूड पार्टिकल को देखता है। नाउ ही इज लाइक कि अब तो मेरे को इसे खाना ही पड़ेगा, यम्मी सा लग रहा है। जैसा आपको फील होता है ना मोमोज और चाउमीन को साथ में देख के, वैसे ही इसे भी फील हो रहा है, हाँ भाई फूड पार्टिकल दिख गया, अब तो इसे खाना ही पड़ेगा, मुंह में पानी आ रहा है। सो अब क्या होता है, ये अपने फॉल्स फीट जिसे हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं उसे आगे की तरफ करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके, ये और ये,
यही है इसके फॉल्स पीक। अब ये धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं और फूड मटेरियल को जैसे ही अंदर ले लेते हैं उसको बंद कर देते हैं अपने फॉल्स पीक को। देख रहे हो यहाँ पे क्लोज हो गया इसका फॉल्स पीक, ठीक है। और जब ये क्लोज हो जाता है तो ये जो स्पेस जिसको मैं येलो कलर से कलर कर रही हूँ ना, ये फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये फॉर्म हो गया तो अब फूड तो ले लिया ना हमने, तो अब इसको हमें अब्जॉर्व भी तो करना होगा, डाइजेस्ट भी तो करना होगा। तो अभी इसका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये फूड मटेरियल है, धीरे धीरे जा रहा है इसकी तरफ। ये डाइजेस्ट भी हो रहा है क्योंकि जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे आके इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। एंड देन अब जब डाइजेस्ट हो गया तो अब्जॉर्प्शन भी तो करना पड़ेगा। सो इसके न्यूक्लियस में जाके खाना पहुँच रहा है। एंड देन सारा तो हमें पता है खाने लायक नहीं होता, कुछ कुछ तो वेस्ट मटेरियल निकल ही जाता है। तो देखो फिर से अपने फॉल्स फीड को खोल के ये वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं। सो हमने इमेज वाइज तो समझ लिया, अब इसको कैसे हम वर्ड्स में लिखेंगे ये देखते हैं। अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंसानों जैसा व्यवहार करना इन्हें पसंद है। It engulfs the food particle using pseudopodia. The process is called phagocytosis. तो जब ये अपने फॉल्स फीड के द्वारा ऐसे इंगल्फ करता है ना फूड, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इसके फॉल्स फीड को ही हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। द engulfed फूड गेट्स enclosed in a food vacuole. अब जब जैसे ही फूड उसके अंदर चला गया तो फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। आप इमेज में भी देख सकते हो, मैंने पूरा येलोइश कर दिया है, येलो बहुत पसंद है हमें। As the food vacuole passes through the cytoplasm, digestion, absorption and assimilation takes place. अब जैसे ये जो फूड वैक्यूल है ना ये साइटोप्लाज्म तक आता है, तब तक इसमें तभी जाके इसमें डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ये तीनों प्रोसेसेस हो जाते हैं। When the food vacuole opens to outside, digestion of undigested food takes place. तो सारा तो हमें पता है अच्छे नहीं होते, कुछ तो बेकार मटेरियल निकलेगा ही। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो इजेशन के द्वारा इजेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, अदरवाइज पीछे भी दिखेगा। एक मिनट। सो अब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे पेरिमीशियम का। वो भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है। उसने कहा भाई जब मेरा दोस्त अमीबा जो है वो ह्यूमन जैसा बिहेव कर रहा था, हम क्यों ना करें। सो उसने भी डिसाइड कर लिया चलो होलोजोइक न्यूट्रिशन ही अपनाएंगे। सो अब ये क्या करता है, अब हमें पता है कि इसके पास तो फॉल्स फीट होते नहीं है, इसके पास क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं, जो कि उसके पूरी बॉडी में बाहर की तरफ से होते हैं, ठीक है। सो क्या होते हैं, इन सीलिया के मूवमेंट से वो फूड को अपने अंदर कैप्टिवेट कर लेते हैं एंड देन साइटोप्लाज्म में जाके डाइजेस्ट कर लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं, एसिमिलेशन प्रोसेस हो जाता है। और देन उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा ये निकल जाते हैं इनके एनल पोर से या फिर साइटोपाइड से, ठीक है। सो पेरिमीशियम आल्सो एग्जिबिट्स होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये हमें पता है। However, they have cilia that helps them to engulf the food through the oral groove. तो अब इनके पास बेचारे थोड़े ज़्यादा ही कमज़ोर है, इनके पास तो है नहीं फॉल्स फीड जैसी चीज़ें। तो इन्होंने सोचा कुछ तो है ना हमारे पास, ये फिंगर लाइक जो बालों जैसे निकल रहे हैं इसी को यूज़ कर लेते हैं, सीलिया यूज़ कर लिया इन लोगों ने। अ फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड इनक्लोजिंग द फूड। अब जैसे ही फूड घुसा उसमें भी फूड वैक्यूल फॉर्म हो गया। It moves through the cytoplasm. The process is called cytosolisis. So साइक्लोसिस आएंगी। तो जैसे ये साइटोप्लाज्म में जाता है इस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस कह देते हैं। फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल इज ऑब्जर्व्ड बाय द साइटोप्लाज्म। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है फूड वैक्यूल के द्वारा वो साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो एनल पोर या फिर साइटोपाइड से निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत छोटा सा दे रखा है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे अपने बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। अब हमें पता है ह्यूमंस जो है ओमनिवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, हर्बीवोरस भी होते हैं। बहुत सारे होते हैं ना जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह ऐसे सब्जी वगैरह खाते हैं, हम जिसे वेज कह देते हैं। तो टाइप ऑफ है, आप ऐसे ही समझ लो। सो ह्यूमंस आर ओमनिवोरस, दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड। मोस्टली तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उसी को यहाँ पे ओमनिवोरस कहा गया है। Being more complex, humans have a very complicated nutrition system. So अब हमें पता है कि humans कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनके पास बहुत सारे complicated nutrition system होते हैं।
बहुत सारे तो नहीं होते लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी नहीं। The digestive system has an alimentary canal and associated digestive glands which together function to nourish the body. अब इसके अंदर एलिमेंट्री कैनल भी होता है और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। मैम क्या होता है एलिमेंट्री कैनल, क्या होता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और हम इसको ऐसा क्यों कहते हैं? और कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। सो एलिमेंट्री कैनल वो चीज़ होती है जहाँ पे हमेशा हमारा फूड, जहाँ से हमारा फूड जो है वो पास आउट होता है, ठीक है। जैसे माउथ से गया तो ईसोफेगस में गया, ये सारे जो मूवमेंट हो रहा है ना फूड का, वो एलिमेंट्री कैनल में ही होता है। और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे कभी फूड जाएगा नहीं, लेकिन वो हेल्प करेंगे हमारा फूड डाइजेस्ट करने में। और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, सेलिवरी ग्लैंड हो गए। सो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से वो, इतने सारे नाम हैं, कैसे याद होंगे, ये सब सोचना मत, हो जाएंगे यार। There are 5 stages in human nutrition. इनके भी वही 5 stages हैं। अब तो हमें याद हो गए मैम, क्या पढ़ा रही हूँ उसको, कौन कौन सा होता है, चलो रिपीट करते हैं। इजेशन या फिर इंजेशन कह दो, हाँ इंजेशन ही कहना। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मैम यही 5 स्टेप हर जगह होते हैं। तो अब इनमें से ऐसे 4 स्टेप्स जो हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, जो कि एलिमेंट्री कैनल के द्वारा होते हैं। और बाकी जो एक लास्ट बच गया बेचारे एसिमिलेशन, उसे हमने पता नहीं क्यों छोड़ दिया, वो पूरी बॉडी के अंदर यूज होता है, ठीक है। सो अब हमें एलिमेंट्री कैनल के ऑर्गन्स देखने, हम मेन देखेंगे, बहुत सारे होते हैं, हम क्लास 10th के बेसिस पे देखेंगे। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल आर द माउथ एंड द ओरल कैविटी। जहाँ से फूड लोगे भाई उसे भी तो गिनो, माउथ तो चाहिए ही, बकल कैविटी मान लो आप, इसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। ईसोफेगस, जहाँ से फूड जाएगा उसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। स्टमक, हम सबको पहले लगता था हाँ भाई पेट भर के, हम पूरा पेट ही कहते हैं कि हाँ भाई डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बस छोटा सा होता है, थोड़ा सा हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। ज़्यादातर डाइजेशन जो है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि होता ज़्यादा बड़ा है लेकिन हम फिर भी उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। देन कम्स अवर लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि होता छोटा है लेकिन हम उसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों कहते हैं ये भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। सो अभी आप जान लो कि 5 मेन ऑर्गन्स होते हैं एलिमेंट्री कैनल के, माउथ या फिर ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी, नेक्स्ट ईसोफेगस, नेक्स्ट स्टमक, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो गाइस इसी के साथ होता है हमारा आज का वीडियो खत्म। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।